हेलो ऑल द एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन वर्दी एस्पिरेंट। मेरा नाम है गौरव और आज मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम पढ़ाई तो चालू कर दिए लेकिन बाद में हमें पता चल रहा है कि मेरी जो हाइट है वो 160 है, या मेरा जो वेट है वो इतना है, मेरी जो आईसाइट है, आंखों का जो नंबर है वो 6 डायप्टर है। तो ये जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन आप एक बार इन्हें जान लीजिए। इफ सब स्टैंडर्ड सही है देन स्टार्ट फॉर एनी ऑफ द डिफेंस प्रिपरेशन। कोई भी डिफेंस की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीडीएस हो, आप सीडीएस का स्पेसिफिक देख सकते हो। यहां मैं जो स्पेसिफिक बात करूंगा वो मैं सीएपीएफ स्टैंडर्ड्स की बात करने वाला हूँ। राइट। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, मिथ्स नहीं कहूंगा, मैं सेल्फ डाउट कहूंगा। ओके। बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं कि टैटू जो होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि टैटू सर अलाउ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टैटू अलाउ नहीं है। तो किस हद तक अलाउ होता है, किस हद तक नहीं होता है, इसकी मैं बात करूंगा। बात आती है फिर जो मोस्ट कॉमन होता है स्पेक्ट्स का, जो हम चश्मा लगाते हैं, कई लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते होंगे, देन कई लोग लैसिक सर्जरी कराते हैं। तो इनको किस स्टैंडर्ड तक, किस स्टैंडर्ड तक ये अलाउ किया जाता है, हमारे आंखों का पावर कितना होना चाहिए, स्पेक्स अलाउ है नहीं है, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। एक जो मोस्ट कॉमन सेल्फ डाउट आता है सभी को, ठीक है। अभी क्या होता है, जो लोग इनफैक्ट 100% फुल्ली फिट भी होते हैं उन्हें भी खुद पे डाउट हो जाता है कि यार हम फिट है या नहीं है। ठीक है। उसी में से एक होता है फ्लैट फुट, क्या हमें फ्लैट फुट है या नहीं है। तो ये भी चीज मैं बताऊंगा कि आप घर पे जस्ट इन 2 मिनट्स कैसे चेक कर सकते हो आपको फ्लैट फुट है या नहीं है। देन हाइट कितनी होनी चाहिए, जो चेस्ट होता है मेल्स को ये डाउट होता है। ठीक है। ऑल्दो बिकॉज फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, मेल्स में होता है कि हमारा एक्सपांशन, चेस्ट एक्सपांशन कितना होना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। सो विल स्टार्ट विद द फिजिकल स्टैंडर्ड्स। राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड से कि हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। ऑलराइट। सो जो मेन की कैटेगरी है, ठीक है, उसमें आपका जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ओके। इन केस अगर कोई मेल है, उसकी हाइट 164 सेंटीमीटर है, तो सॉरी बडी, यू हैव टू क्विट दिस सीएपीएफ प्रिपरेशन। आपको कोई और एग्जाम टारगेट करना चाहिए। जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट, सो 100% यू कैन प्रिपेयर। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट गिनने में, ठीक है, कुछ एरर हुआ है, बिकॉज जब आप बाहर गिन रहे हो तो 165 आ रही है, लेकिन आप वहां जा रहे हो, कुछ एरर आपको फील होता है बट यू आर कॉन्फिडेंट कि 165 हो, आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। आप उन्हें कह सकते हो कि सर ऐसा नहीं है, आप मेरी हाइट फिर से दोबारा गिनिए। ठीक है। तो आप ऐसा क्लेम कर सकते हो बिकॉज यू नो दैट इट इज 165। सो यस, इफ यू आर हैविंग अ हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर, 100% यू आर एलिजिबल। सेम फॉर विमेन। विमेन्स जो है उनकी मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। ओके। बिकॉज अननेसेसरली आप रिटर्न पार्ट क्लियर करोगे और आप फिजिकल आउट हो जाओगे, फिजिकल स्टैंडर्ड में आउट हो जाओगे। राइट। एंड रही बात, कई लोगों को लगता है रिलैक्सेशन हाइट में मिलता है क्या, सो एज सच देर इज नो सच रिलैक्सेशन फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट। जो मिनिमम मार्क है मेन के लिए 165 एंड फॉर फीमेल इट इज 157। आएंगे हम चेस्ट पे। ठीक है। तो चेस्ट जो है वो मिनिमम मेल्स की, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू मेल, फॉर विमेन इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो एटलीस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन आपसे ये भी कहा जाएगा कि देन आपको चेस्ट एक्सपांड करनी है। ठीक है। चेस्ट एक्सपांशन आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। कैसे कर सकते हो, सिंपली आप जो एक लंबी ब्रीथ लेके कर सकते हो, या अगर आपको 5 सेंटीमीटर भी नहीं आ रहा है तो नॉर्मली आप थोड़ा जिम ज्वाइन कर लो। ठीक है। पुशअप्स घर पे ही लगाना चालू कर लो, एक पुशअप से चालू करो, अगले दिन 2 लगाओ, 3 लगाओ। ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा है, हार्डली इसमें कोई आउट होता है। ठीक है। बट हाँ, जिसको कुछ डेफिशिएंसी है, ठीक है, जिसकी बॉडी डिसऑर्डर है, ठीक है, वो इसमें भी आउट होते हैं। ठीक है। बट इट इज वेरी रेयर। देन जो आपका मिनिमम वेट होना चाहिए वो कम से कम 50 kg होना चाहिए फॉर मेल एंड 46 फॉर द फीमेल। सो दिस आर दी फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब मैंने आपको मिनिमम हाइट बताया, मिनिमम वेट बताया। अब उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इफ आपकी हाइट 160, ठीक है, मिनिमम जो है 165 चाहिए ना मेल्स में, सो उसके अकॉर्डिंगली आपका करस्पॉन्डिंग जो वेट है, आपका जो बीएमआई है,
ठीक है, बीएमआई रेंज आपका प्रॉपर आना चाहिए। ओके, इफ आप ओवरवेट हो तो भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है। ठीक है, इफ आप अंडरवेट हो तो भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है। ओके, तो ये टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, इफ माय हाइट इज 170 सेंटीमीटर एंड आई फॉल इन द एज कैटेगरी ऑफ 23 टू 27, तो मेरा जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 54 से 66 के बीच में। ओके, एंड प्लस माइनस 1 से 2 केजी का रिलैक्सेशन वैसे दिया जाता है। ठीक है, वो 1 से 2 केजी आप देखोगे तो वहां वेइंग मशीन पे नॉर्मली, ठीक है, इफ बोर्ड लीनियंट है तो आपको 1 से 2 केजी का रिलैक्सेशन दे सकता है। इफ नॉट, देन आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। एंड रीमेडिकल जो है वो अगले दिन ही होता है। देन आपको एक दिन में वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है अभी ये चीज जान लो। बॉर्डर लाइन केस हो आपका, मेडिकल आपको लगता है कि एग्जाम पास हो सकते हो, मेडिकल के कॉलअप आ सकता है, तो अभी से इसकी प्रिपरेशन करो प्लीज। मैं दिल से नहीं चाहता कि कोई आप वेट के कारण बाहर हो, बिकॉज वेट जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन आज से मेहनत करोगे तो। राइट, सो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी हाइट प्लीज चेक कर सकते हो। देन फॉर फीमेल, ये फीमेल का चार्ट है। इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो मेल्स के लिए था, ये वाला जो है ये चार्ट फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है। सो ऑल दिस करस्पॉन्डिंग हाइट इन द एज कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका वेट कितना होना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे 148 है, 149 के लिए नहीं, तो इस केस में क्या किया जाएगा, तो इस केस में एवरेज प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ठीक है, एवरेज निकाला जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका करस्पॉन्डिंग वेट आना चाहिए। सेम चीज और एक चीज ये आती है कि अब यहाँ पे तो 168 तक ही है। ठीक है, कुछ फीमेल कैंडिडेट्स होंगी जिनकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज या डिक्रीज के लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर अगर हाइट फॉर एग्जाम्पल जिसकी 169 है, तो क्या किया जाएगा, उसके लिए 0.71 केजी इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आप देख सकते हो कि आप किस रेंज में फॉल करते हो, उसके अकॉर्डिंगली प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर वेट। इफ यू आर ओवर वेट, देन प्लीज डू सम वर्कआउट, वेट रिड्यूस पे काम करो। अंडर वेट हो, देन यू नो वेल व्हाट टू डू। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, सभी को इस पे क्वेश्चन आता है, सर आई साइट के बारे में बताइए, लैसिक अलाउ है नहीं है। ठीक है, एंड यस, यहाँ पे मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो बिकॉज आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सीएपीएफ एसी 2023, तो मैं आपको आपको मेरा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार कितनी सारी चीजें हैं, बट एक्चुअली में ये सभी जो प्रोसेस है हार्डली आपका 5 से 10 मिनट में वहां सारा टेस्ट हो जाता है। राइट, सो जो आपकी आईसाइट होनी चाहिए वो डिस्टेंट विजन, मतलब जो दूर का जो हम देखते हैं वो 6/6 होना चाहिए बेटर आई का, एंड वर्स आई का 6/12 होना चाहिए। ओके, अब ये जो दिया है ना 6/6 होना चाहिए, 6/12 होना चाहिए, ये करेक्टेड विजन है। ठीक है, करेक्टेड विजन का मतलब क्या होता है, चश्मा लगाने के बाद, चश्मा लगाने के बाद हमारी जो बेटर आई है, ठीक है, बेटर आई फॉर एग्जाम्पल इफ मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरी बेटर आई क्या होगी, राइट आई। इफ मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो मेरी बेटर आई क्या होगी, लेफ्ट आई। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये निकालते हैं। ओके, तो बेटर आई वर्स आई, यू गॉट इट। करेक्टेड विजन क्या होता है, चश्मा लगाने के बाद जो मेरी बेटर आई है वो 6/6 हो जानी चाहिए, या और जो वर्स आई वो 6/12 हो जानी चाहिए, या तो एक ये कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, या तो 6/9 और 6/9, दोनों 6/9 6/9 का कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। अब ये जो है ना कि सर 6/6 क्या होता है, 6/12 क्या होता है, ठीक है, ये मेरे बताने वाली चीज नहीं है। प्लीज अगर आपको इसमें भी डाउट है, प्लीज गो टू अ डॉक्टर, वहां पे आई चेकअप कराओ, वो आपको समझाएगा। ठीक है, कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जाना कि कुछ भी कर दो, मेरी आंख इस रेंज के कैटेगरी में या इस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली मुझे ठीक कर दो चश्मा लगा के। या इन केस इफ यू वांट टू गो फॉर लेजिक, यस यू कैन, आप लेजिक ले भी जा सकते हो, बट बिफोर दैट जो नियर विजन है वो आपका N6 होना चाहिए। N6 होना चाहिए करेक्ट होने के बाद बेटर एंड वर्स आई का। ठीक है, आराम से पढ़ोगे समझ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएंगे हम कि कितना डायप्टर, ठीक है, जो हमारा पावर होता है ना स्पेक्स का, आंखों का, वो कितना अलाउ है, तो वो +-4 तक अलाउ होता है, सिलेंड्रिकल नंबर जो होता है उसको इंक्लूड करके। ठीक है, अगेन नोटिफिकेशन पढ़ोगे हर एक चीज दिखेगी, यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग सिलेंड्रिकल नंबर। दो तरीके के पावर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि मुझे भी स्पेक्स है। ठीक है, अब ये सिंपल सी चीज ना, आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, लेंस कार्ड पे चाहिए, लेंस कार्ड पे जाके वहां पे फ्री आई चेकअप करा लो, बढ़िया से आपको एक स्लिप भी दे देगा। ठीक है, तो वो हर एक चीज वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो है
ये मेरा ही स्लिप है जो मैंने पिछले साल जब मेरा मेडिकल था उसके कुछ दिन पहले मैं जस्ट गया था वहां पे चेक कराने के लिए। ओके। तो मेरा जो स्पेरिकल पावर था वो -0.5 माइनस 0.5 0.5 माइनस दोनों नंबर में था। राइट। सो अलाउ कितना करता है, +-4 तक का अलाउ करता है। ओके। देन अगेन फिर से मैंने इस बार भी चेक कराया, लेंस कार्ट है, कितने भी बार करा सकते हो। राइट। तो अब जो मेरा पावर है, ठीक है, अब मैं पावर क्या कहूंगा, अब यहाँ पे तो दो दो नंबर दिखते हैं मुझे, अब मेरा सिलेंड्रिकल पावर भी आ गया है। ठीक है। सो कितना होगा, क्या लिखा था वहां पे अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, कि इंक्लूडिंग सिलेंडर। तो अब ये माना जाएगा कि मेरा जो पावर है वो -0.75 है राइट के लिए, -0.75 है लेफ्ट आई के लिए भी। ठीक है। मेरी बेटर आई क्या होगी, राइट वाली, बिकॉज आई एम राइट हैंडेड। मेरी वर्स आई क्या होगी, लेफ्ट, बिकॉज आई एम लेफ्ट हैंडेड। तो ये तो हो गया पावर की बात। नेक्स्ट आएंगे कि लैसिक सर्जरी का क्या सीन होता है। ठीक है। तो लैसिक सर्जरी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जस्ट अ सेकेंड। राइट। सो जो भी आपकी लेसिक सर्जरी है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। उसका जो एक्सियल लेंथ होगा 21 से 26 mm का होना चाहिए। कॉर्नियल थिकनेस जो है 425 माइक्रोन होनी चाहिए। अब ये सारी जो भी चीजें हैं, प्लीज, आपने कराया है तो आपको बेटर पता होगा, मुझसे बेटर आपको पता होगा। इफ आपका कराने का प्लान है स्पेसिफिक फॉर सीएपीएफ एग्जामिनेशन, देन इस स्टैंडर्ड को अपने डॉक्टर के साथ पहले शेयर करना। ओके। देन प्री लैसिक आपका 6 डायप्टर तक का होना चाहिए। ठीक है। मतलब लैसिक कराने से पहले, अगर से लेट्स टेक कि आपका नंबर -9 है, ठीक है, देन आप लैसिक कराते हो। बट यहाँ पे तो क्या बोला है, प्री लैसिक जो एरर है आपका वो 6D तक ही होना चाहिए। ओके। सो मेक श्योर कि आपका आप इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करें। देन आफ्टर दैट इंटरवल 6 मंथ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इंटरवल होना चाहिए। आपका जो फाइनल रिक्रूटमेंट है सीएपीएफ के लिए एंड आपकी जो सर्जरी होगी लैसिक सर्जरी, उसमें 6 मंथ का मिनिमम गैप होना चाहिए। राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट आईसाइट। आईसाइट के बारे में ये सारी चीज थी। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी हमारी कैरिंग एंगल के ऊपर। अब कैरिंग एंगल होता क्या है, ठीक है, कैरिंग एंगल क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हियर इज अ मेल कैंडिडेट एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट। ओके। सो ये जो एंगल निकल के आ रहा है, ठीक है, ये जो एंगल निकल के आता है ना जब हम हाथ ऐसा स्ट्रेट करते हैं तो, सो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसे कहा जाता है कैरिंग एंगल। इस एंगल को कहा जाता है कैरिंग एंगल। ओके। सो ये मेल के लिए कितना होना चाहिए, फॉर मेल इट शुड नॉट बी मोर देन 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। तो मैक्सिमम फॉर मेल कितना होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट अगेन कितना होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम नहीं है ये, थोड़ा इन जनरल फीमेल कैंडिडेट का जो कैरिंग एंगल होता है वो थोड़ा ज्यादा ही होता है मेल के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे जो लिमिट भी है वो थोड़ी सी एक्सटेंड करके दी है, 20 डिग्री तक का आपका कैरिंग एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे हम ईएनटी डिपार्टमेंट में, ईयर नोज एंड थ्रोट। ओके। सो अगेन जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, अगर से देखो, अगर से आपको कुछ आप खुद को नॉर्मल समझते हो, इट मीन्स यू आर नॉर्मल। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कुछ हैवी वर्ड्स यूज किए गए हैं दैट डज नॉट मीन कि आपको कुछ डिसऑर्डर है या कुछ आपको डिसीज है। सो कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी डिग्री ऑफ डिफनेस, किसी भी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए आपको डिफनेस है। ठीक है। या आपका ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, कभी कभी होता है कि हम कभी हायर प्लेस पे जाते हैं तो कान में से पस आ जाता है, ठीक है, या नाकों में से खून आ जाएगा। ठीक है। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी अदर कंडीशन, इसके अलावा भी कोई कॉग्निटल या एक्वायर्ड जो हमें जेनेटिक्स जीन से मिलती है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, तो ऐसा कुछ भी हमें डिसीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लाइक एट्रेसिया ऑफ द मीटस, एक्सोस्टोसिस, नियोप्लाज्म, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईयर पैसेज। वी शुड नॉट हैव द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ईयर एक, टिनिटस, वेरिटिगो। सो ओवरऑल किसी भी तरह का डिसीज जो हमें पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। या आपको नॉर्मली एक क्लोज रूम में अगर कुछ बजिंग साउंड या डिजीनेस किसी भी तरह का, कि कोई रोरिंग हो गया या कोई क्राइंग हो गया, इस तरह का अगर आपको सुनाई आता है एक शांत रूम में भी, इट मीन्स यू हैव सम सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सो ठीक है, अदरवाइज इसमें तो मैं नहीं समझता कोई बाहर होता है। ठीक है। इट इज वेरी लीनियंट, ठीक है, बहुत ही ईजी है। जस्ट यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिससे हमको थोड़ा सा डाउट होता है। ठीक है। एंड मेरा काम है नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो आप तक यहाँ पे पहुंचाऊं मैं। अगले आएंगे हम नोज डिपार्टमेंट में। सो वी शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डीएनएस, एट्रोफिक रिनिटिस और ट्यूबरकुलर अल्सरेशन, क्रोनिक साइनोस साइनोसिटिस। तो जो भी डिसऑर्डर है ये कुछ भी नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट बात करेंगे हम टीथ की। सो इन द टीथ, टीथ जो होना चाहिए, अब हमारे नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक ऐसा दिया नहीं है कि आपके इतने डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए या आपके इतने नंबर ऑफ दांत होने चाहिए। सिंपल क्या लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है उसे सफिशिएंट नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए। एक जो सफिशिएंट नंबर होता है उतने होने चाहिए। वैसे नॉर्मली तो 32 होते हैं, लेकिन इन केस 27, 28, 26 में भी काम चल जाता है, सो उसमें भी कोई बाहर नहीं होता है। ठीक है, इतने होने चाहिए कि दैट शुड बी एफिशिएंट फॉर मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है, उतने सफिशिएंट होने चाहिए कि आप खाना प्रॉपरली चबा सको, राइट। सो एंड ऑल्सो कैंडिडेट शुड नॉट हैव सीवियर पायरिया। ठीक है, किसी भी तरह का आपको पायरिया नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारे गम्स में होता है। ठीक है, गम्स में पायरिया हो जाता है जो येलोइश नेश, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। देन एक कॉमन क्वेश्चन और एक आता है स्टूडेंट्स में। ठीक है, हर एक एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि जो हमारे दांतों में केरीज हो जाती है, ठीक है, ऐसे जो ब्लैक कलर का दिखता है, केरीज जो हो जाती है। सो ये बहुत ही नॉर्मल सा है, इसको कोई इतना ध्यान नहीं देता है। ध्यान नहीं देते की बात, ये कुछ है नहीं, ठीक है, ये मेडिकल का पार्ट ही नहीं है हमारे सीपीएफ के। कोई कहेगा कि सर अगर हमें कैविटीज है, ठीक है, इस तरीके की अगर कैविटीज है, तो ये भी आपका मेडिकल रिजेक्शन नहीं कराएगी सीपीएफ में। ठीक है, सो मैंने भी यहाँ पे देखा है, मेरे भी कुछ दोस्त थे मेडिकल्स में जिन्हें कैविटीज थी, या जिन्होंने रूट कैनाल कराया है, जिन्होंने कैविटी में फिलिंग्स कराई है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अलाउड, ये मेडिकल रिजेक्शन का पार्ट ही नहीं है। सो टीथ का आप टेंशन मत लो, टीथ में भी कोई बाहर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है वेनेरल डिसीजेज में। सो बेसिकली व्हाट वेनेरल डिसीजेस आर, वेनेरल डिसीजेस मतलब सिंपली होता है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती है। ठीक है, जैसे एचआईवी हो गया, या ऐसे जो इन्फेक्शंस होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज आपको नहीं होनी चाहिए। सो वेनेरल डिसीज में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ये कुछ मैंने डिसीज के नाम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं। ठीक है, कि ये सारे सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। देन क्रोनिक स्किन डिसीज, क्रोनिक स्किन डिसीज किसी भी तरह का हमें स्किन इन्फेक्शन जो नॉर्मल होता है, छोटा मोटा, जैसे थोड़ा सा दाग आ गया, इचीनेस आ गया, उतना तो चलता है। लेकिन अगर वो कोई स्किन डिसीज है, ठीक है, स्किन डिसीज है, सो दैट इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेप्रोसी हो गया, ठीक है, डर्मेटिटिस हो गया, पिटीलियासिस हो गया, तो ये सारी चीज हमें नहीं होनी चाहिए, राइट। कुछ इस तरीके का जो हमारी पूरी बॉडी पे इन्फेक्ट करे और वो फैले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट में लीड टू यू परमानेंट रिजेक्शन। नेक्स्ट, अब देखो, अभी तक मैंने जितनी भी बात की, आपको लग रहा होगा कि यार मतलब अब ये सारी चीज हमें कब पता चलेगा, इसके लिए तो क्या हमें फुल बॉडी टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या। ठीक है, तो अभी तक ना हमने इतने पॉइंट्स डिस्कस किए, आई, कैरिंग एंगल, ईयर, नोज, नेक, टीथ। ठीक है, नेक के बारे में बता दूं कि आपका नेक में किसी भी तरह का इनलार्जमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थायराइड से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक में स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, जो काइंड ऑफ जिसे हम गोइटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। टीथ, वेनरल डिसीजेस एंड क्रोनिक। ठीक है, तो A to H हमने डिस्कस कर लिया है, ये सारा हमारा मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाएगा। एंड गाइस, बस लग रहा होगा कि साला इतनी सारी चीज कैसे चेक करोगे। ठीक है, बट एक्चुअली ऑल दिस प्रोसेस, ठीक है, आई साइट में आपका 5 मिनट लगता है हर एक बंदे का, जहां पे आपको कलर ब्लाइंडनेस ये सारी चीज को भी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाएगा आपको। जो एक बुक्स होती है उसमें डॉट्स होते हैं, उसमें से आपको नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उसमें 5 मिनट लगते हैं आई साइट के लिए। और उसके अलावा जितनी भी ये सारी चीजें मेंशन की है, इसमें अगेन और 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। गॉट इट। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना, वो 10 मिनट का होता है। सारा दिन वहां पे बच्चा बस अपने टर्न आने का, अपने 10 मिनट के टर्न आने का वेट करता है, राइट। दैट इज वाई रिपोर्टिंग टाइम्स सुबह 7 बजे का होता है और शाम को रिजल्ट आते आते 6 बज जाता है। ओके, सो आपको समझ गया होगा कि ये सारी चीज सिर्फ 5 मिनट में चेक होनी है। देन आते हैं कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स पे, अपार्ट फ्रॉम दोज मेडिकल स्टैंडर्ड। देखो अभी आपको मैं बता दूं, पहले मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताया, देन मैंने आपको कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताया। अब इन जनरल, ठीक है, कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स भी है। ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि आपको कुछ स्टैमरिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्टैमरिंग एक हद तक तो ठीक है, कि अगर मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता हूँ, सो दैट इज नॉट स्टैमरिंग। बट अगर वो बहुत ज्यादा नोटिस में आ रहा है, ठीक है, नोटिस में आ रहा है, क्योंकि जब आप ये सारी टेस्ट के लिए आप फिजिशियन के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो आपसे वर्बली कम्युनिकेट करते ही रहता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे बोले, स्टैमरिंग बहुत ज्यादा ना करें। ठीक है, सो देन नो क्रोनिक डिसीज। ठीक है, किसी भी तरह की हमें क्रोनिक डिसीज नहीं होनी चाहिए, लाइक टीबी, आर्थरिटिस, हाई बीपी, ठीक है, डायबिटीज, ब्रोंकियल एस्थमा, हार्ट डिसीज। अब जो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है,
इनफैक्ट मेडिकल बोर्ड जो होता है, फर्स्टली वो बहुत कोऑपरेटिव होता है। मेडिकल बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि आप रिजेक्ट हो, ठीक है, वो आपको पास ही करेगा। तो वो हर एक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे कि यार ठीक है, अभी आपका ब्लड टेस्ट होने वाला है, बहुत सारा पानी पी लो। अभी आपका यूरिन टेस्ट होगा तो बहुत सारा पानी पी लो। सो जो भी सैंपल कलेक्ट किया जाए उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है, वो हमारी साइड लेता है, बिकॉज वो एक स्टूडेंट की लाइफ समझता है। देन नो परसेप्टिबल और विजिबल ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ठीक है, जैसे कि किसी भी तरह की हमें गांठें हो गई, ठीक है, कुछ ये सारी चीज हमें नहीं होनी चाहिए विजिबल एरियाज में या एनीवेयर इन दी बॉडी। नेक्स्ट आता है कि चेस्ट शुड बी वेल फॉर्म, डिवॉइड ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी, लाइक जैसे हमें फ्लैट चेस्ट नहीं होना चाहिए, पिजन चेस्ट नहीं होना चाहिए, या विथ एनी ऑफ द रिकेटरी रोजरी इफेक्ट। लंग्स एंड हार्ट शुड बी साउंड, ओके। जैसे कि फ्लैट चेस्ट क्या होता है, आप ये फोटो से अंदाजा लगा सकते हो कि दिस वन इज फ्लैट चेस्ट। पिजन चेस्ट कैसा दिखता है? फ्लैट चेस्ट में जो चेस्ट होती है जनरली वो थोड़ी अंदर चली जाती है, ठीक है। देन पिजन चेस्ट में क्या होता है, कुछ हमारी जो रिब्स है या अंदर की जो बोन्स है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आपको बोन डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट जो भी हमारे लिम्स है, हैंड्स है, फीट है, दे शुड बी वेल फॉर्म्ड, फुल्ली डेवलप्ड, एंड देयर शैल बी अ परफेक्ट मोशन ऑफ ऑल जॉइंट्स, राइट। वहां पे इनफैक्ट जब आप अंदर जाते हो फिजिशियन के पास, जब आपका फुल बॉडी चेकअप करता है, ठीक है, वो आपसे कहेगा भी कि आप जंप करके दिखाओ, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे इनडायरेक्ट एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, हमें तो लगता है कि यार वो हमारे मजे ले रहा है, बट उसके कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। तो वो इस तरीके से इंगेज कराता है कैंडिडेट्स को। बोन्स शुड नॉट हैव एनी ओल्ड मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है, पुराना कुछ भी अगर फ्रैक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड, एक मेरा फ्रेंड था मेडिकल बोर्ड में, तो उसने क्या किया था, शायद उसकी जो सर्जरी, उसका जो फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर हुआ था, कॉलर बोन फ्रैक्चर शोल्डर में। देन वो हुआ था व्हेन ही वाज इन द स्कूल, ठीक है, 7th 8th स्टैंडर्ड में। सो ही वाज इन वेरी सेल्फ डाउट कि यार ये मैं मेंशन करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो वो तो यार वो बचपन की चोट थी, ठीक है। आप उसको पुरानी चीजों को खुरेच के निकाल ही क्यों रहे हो, ठीक है। किसको पता है कि आपका कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, सिर्फ आपको ही पता है। और अगर सामने वाले को पता चल रहा है तो वो आपके थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। सो यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि नेक्स्ट, देयर शुड बी फ्री एंड परफेक्ट मूवमेंट ऑफ ऑल द जॉइंट्स। अगेन ये सारे क्या है, जनरल स्टैंडर्ड्स है। फिट एंड टोज शुड बी वेल फॉर्म। आफ्टर दैट जो भी है, शुड नॉट हैव एनी कॉन्जेनिटल मैल फॉर्मेशन और डिफेक्ट्स। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 6 months आफ्टर द लेसिक सर्जरी वाइल कंसिडरिंग फॉर रिक्रूटमेंट इन सीएपीएफ। 6 महीने का गैप होना चाहिए आपका सीएपीएफ रिक्रूटमेंट में और आपकी सर्जरी में। अगर 6 महीने का गैप नहीं है, ठीक है, तो ये किसको पता है कि 6 महीने का गैप नहीं है, सिर्फ आपको पता है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली डेट्स आप देखो। शुड नॉट बेयर ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस एक्यूट और क्रोनिक डिसीजेस पॉइंटिंग टू एन इम्पेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मतलब ऐसा भी कुछ भी आपको क्रोनिक या एक्यूट डिसीज नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव नो डिसीज ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। जो भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जब साइंस पढ़ते हो तो आपको पता है कि जो भी हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, जिसमें किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब उसके पार्ट होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डिसीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सो ऑल दिस आर अगेन जनरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो कि आपको जस्ट इन जनरल पूछा जाएगा कि यार किसी का बोन फ्रैक्चर हुआ था क्या, ठीक है। जब आपको बुकलेट दिया जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड का फिल करने के लिए, तो इन जनरल आपसे वो पूछेगा कि किसी का बोन फ्रैक्चर हुआ था क्या, किसी को किडनी डिसऑर्डर है क्या, किसी को स्टमक में पेन हो रहा है क्या, आपकी मम्मी को ब्लड प्रेशर है क्या, फैमिली में किसको ब्लड प्रेशर है क्या, ठीक है। सो फैमिली में ब्लड प्रेशर किसी को तभी होगा जब आप अपने मुंह से सामने वाले ऑफिसर को बताओगे, ठीक है। सो यू नो व्हाट आई मीन टू से। Candidates should have no inguinal scrotal swelling और एनी टाइप ऑफ हर्निया, ठीक है। जो भी जेनिटल्स से रिलेटेड है वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मेल, ऑब्वियसली बिकॉज ओनली मेल हैव दिस। बोथ द टेस्टिकल्स आर इन द स्क्रोटम एंड ऑफ नॉर्मल साइज, ठीक है। नेक्स्ट, दे मस्ट बी इन गुड, दे मस्ट बी इन द सेंस, कैंडिडेट जो भी है, कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली एबिलिटी एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, ठीक है। तो हमने एक साउंड बॉडी रहना चाहिए, हमें किसी भी तरह का मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज आपसे वैसे ही वो बात करते करते ही पूछता है, तो नो वरीज अबाउट दैट, ठीक है।
ये सारी चीजें जिसका आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव, ठीक है, मस्ट नॉट हैव नॉकनीस, फ्लैट फुट और वेरिकोस वेन्स। ठीक है, वेरिकोस वेन्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो हमारी वेन्स होती है, ठीक है, वो पूरी आपकी ग्रीन कलर की स्किन से ऐसा लगेगा कि भाई बाहर आ जाएगी। ठीक है, एक तो होता है कि नॉर्मल जो हम बॉडी जब पंप अप होती है तो वेन्स दिखती है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, बट एक होता है कि स्किन से बाहर आ जाएगी, पूरी फुल्ली विजिबल होती है, राइट। देन आते हैं नॉकनीस के ऊपर, नॉकनीस और फ्लैट फुट। नॉकनीस तो नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट भी आपको नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट आप हम घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, सिंपली हम इसे घर पे टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या करना है, आपको एक टब लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक टब है, इसमें एक थिन लेयर ऑफ वाटर डालना है। ठीक है, थिन लेयर मतलब ज्यादा पानी की लेयर मत डालो। देन ये एक नॉर्मल सा आप कोई भी पेपर ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर के ऊपर आपको खड़े होना है, टब में पानी डुबो के देन बाहर आ जाओ। इफ आपका कुछ इस तरीके का शेप बनता है 1 and 2, इट मीन्स दैट यू हैव अ नॉर्मल फुट। ठीक है, दैट इज मीन्स यू आर परफेक्ट। ठीक है, आपको कुछ भी फ्लैट फुट नहीं है। लेकिन अगर आपका 3 नंबर के जैसा आता है, सो ये डिनोट करता है कि आपको फ्लैट फुट है। ये कैसा है, यहाँ पे पूरा पैर हमारा भर जाता है, ठीक है, सो दैट इज फ्लैट फुट। कभी अगर आपके बीच में गैप आ गया, इट मीन्स की हाई आर। तो बोथ 0 and 3 दोनों क्या होगा, दोनों में लीड ड्यू टू रिजेक्शन। ठीक है, दोनों आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो 1 and 2 आर अलाउड, जो लक्ष्मी के जैसे पैर होते हैं, सो वो एक नॉर्मल फुट होता है। अदरवाइज एक को फ्लैट फुट कहा जाता है, एक को हाई आर कहा जाता है। तो आप इस तरीके से घर पे टेस्ट कर सकते हो। देन लास्टली आएंगे हम टैटू के ऊपर, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। टैटू, पहली चीज तो टैटू अलाउ होता है या नहीं होता है? सो यस, टैटूज आर अलाउड। ठीक है, वाई दे आर अलाउड? बिकॉज इंडिया बीइंग द सेकुलर कंट्री, हम हमारे रिलीजियस के साथ इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। ओके, सो किसी की भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारी सरकार है, संविधान के अकॉर्डिंगली, संविधान का पालन करते हुए टैटूज अलाउ किए जाते हैं। ठीक है, बट ठीक है, अगर वो रिलीजियस सिंबल डिपिक्ट करता है तो कोई फिगर या कुछ कुछ जो ट्राइब्स होते हैं उनमें नाम लिखने की प्रथा होती है, ठीक है, तो उसे भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। बट इसका जो लोकेशन है, ठीक है, इसका जो लोकेशन है, मतलब टैटू का जो लोकेशन है, वो जो है आपके सैल्यूटिंग हैंड, एंड सैल्यूटिंग हैंड क्या होता है, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो लोकेशन टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। ठीक है, फोर आर्म का जो हमारा अंदर का हिस्सा होता है, ये फोर आर्म का अंदर का हिस्सा हो गया, इसके ऊपर टैटू अलाउ होता है, जैसे कि ओम लिखा हो या हमारा नाम लिखा हो, ठीक है, देन मम्मी का नाम लिखा हो, ये सब चल जाता है। बट मेक श्योर कि वो आपका सैल्यूटिंग हैंड ना हो, मतलब राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, राइट। एंड इन केस अगर है तो आप सर्जरी रिमूवल, टैटू रिमूवल सर्जरी करा सकते हो, प्लीज उसे हटा लो, बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड ऑफ CAPF 2023 इटसेल्फ, उसे टैटू के कारण रिजेक्शन मिला था। ठीक है, बट रिजेक्शन इस वजह से मिला था, टैटू तो बन के उन्होंने रिमूव भी कर लिया था, बट उसके कुछ फ्रेश मार्क्स थे, फ्रेश मार्क्स इन द सेंस सर्जरी के मार्क्स। ओके, अब उसे तो धीरे धीरे फेड में होने में टाइम लगेगा, तो उसे रीमेडिकल दिया था, रीमेडिकल में भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, देन वो हाई कोर्ट गया, देन हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि ये जो आपने किया है वो ऐसा आपने कहीं नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया था। ठीक है, इनफैक्ट क्योंकि अब तो उसने टैटू भी रिमूव कर लिया और घाव भरने को तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो ओवरऑल एट द एंड, कुछ अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है या नोटिफिकेशन में जो मेंशन्ड है उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन गो टू हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट आपका 100% सुनता है, राइट। अब जो साइज होगा हमारे टैटू का, इट शुड बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एल्बो पे आपका टैटू है तो उस टैटू का जो साइज होना चाहिए वो एल्बो के 1/4 से कम होना चाहिए। ठीक है, एल्बो के 1/4 से कम होना चाहिए। ठीक वैसे ही किसी भी बॉडी पार्ट पे हो तो उस बॉडी पार्ट का 1/4 से कम होना चाहिए। सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। सो ओवरऑल व्हाट आई टोल्ड यू वाज फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए। देन मैंने आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखने में बहुत लगता है कि भाई आई है, नोज है, थ्रोट है, नेक है, क्रोनिक डिसीज है, देन STDs है। ठीक है, बट ओवरऑल इन सबको कितना टाइम लगता है? 10 मिनट में ये सारा चेकअप हो जाता है। 10 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड्स, राइट। एंड लास्टली टैटू। तो ये सारी चीजों के मैंने
आपको बताया है। इन केस आपको इसके अलावा भी आपको कुछ भी जनरल क्वेरी होगी मेडिकल से रिलेटेड, जो भी होगा आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछे। आई ट्राई टू आंसर इट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड द मेडिकल स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहूंगा। वन मोर थिंग, please, if you consider yourself as a borderline candidate for the recently conducted CAPF एग्जाम, प्लीज अपना मेडिकल की तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो, रिजल्ट का वेट मत करो, ठीक है। रिजल्ट आते तक अगर आपने 14 दिन एक्सरसाइज या 1 महीना एक्सरसाइज कर भी ली, तो एक्सरसाइज कौन सी वेस्ट होने वाली है, ठीक है, हमारी बॉडी को ही लग रहा है। सो प्लीज, बिकॉज मेरे 2-3 इतने डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जिनका मेडिकल के कारण रिजेक्शन हुआ है। सो बिकॉज आई समटाइम आई फील फ्रॉम माई हार्ट दैट सच काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स दे शुड सर्व द कंट्री, ठीक है, स्पेशली जब बात आती है डिफेंस सर्विसेज की। So please practice it, and that's all in today's video. Whatever the queries you have, please you can put your queries in the comment box. Have a good day. Jai Hind. Study well.